ठीक है। और उसमें आपको, जैसे ये मेरे पास अभी स्टील सैंपल और सोडियम हेलाइड सैंपल आपने डिस्कस किया है, मैं आपको कोई भी सैंपल दे दूंगी। आपने आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस के लिए उसका आपने आइसोटोप भी चूज करना है, उसके मेल्ट वो जो उसका एनालाइट होगा उसकी रिक्वायर्ड फॉर्म भी आपने बतानी है, और पूरी फ्लो शीट डायग्राम भी बतानी है। फ्लो शीट डायग्राम भी आपको बतानी पड़ सकती है, या आपको रिटर्न फॉर्म में डिस्क्रिप्शन भी देनी पड़ सकती है कि आप इस सैंपल की कैसे आइसोटोपिक डाइल्यूशन करेंगे और अपने रिक्वायर्ड कंपोनेंट की किस तरह से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जाहिर है आपको एनफ क्लियर होगा अपना टॉपिक, तो आप कर सकेंगे ना ये। ओके मैम। ठीक है। यस मैम। तो यूएस केटी वाले बच्चों की भी मैं बता रही हूँ कि मैंने साथ में रिक्वेस्ट कर दिया कि इनका मिड टर्म भी यूओजी वाले बच्चों के साथ ही ले लिया जाए, तो अगर उनका भी यूओजी वाले बच्चों के साथ होता है तो वो भी सेम स्कीम पे होगा। अच्छा, ये आपका जो टॉपिक है मैं आप मुस्तफ़ा, आपको मुझे स्क्रीन शेयरिंग करनी, स्क्रीन जो है ना वो ऑफ हो गई है मुझे लगता कर दिया मैंने मैम। है। ओके। अच्छा, ये जो आपके पास है आपका सैंपल, मैंने आपको बताया कि ये आपको हमेशा एक्सपीरियंस बंदे के हाथ में देना पड़ता है। अपना रेडियो एक्टिव सैंपल आप किसी भी इन एक्सपीरियंस बंदे के हाथ में से नहीं दे सकते। उसकी वजह ये है कि अगर वो इन एक्सपीरियंसली उसको हैंडल करता है तो फिर क्या होता है कि वो जो आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशन है आपके एनवायरनमेंट में बहुत देर तक मौजूद रहती हैं और लिविंग बॉडीज को इफेक्ट करती हैं। तो लाइसेंस जब लिया जाता है आइसोटोपिक को एनालिसिस को यूज करने का, तो वो बंदा जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता है, जिससे पता चलता है कि वाकई उसका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट से मैच करता है या नहीं करता। ठीक है, या फिर उसके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस का अगर कोई डिप्लोमा है वो उसको सबमिट करवाता है, ताकि पता चल सके कि उसका एक्सपीरियंस है रिक्वायर्ड काम करने का या नहीं है। या सम टाइम्स जो है वो जो है उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उसका इंटरव्यू किया जाता है और उसके बाद उसको लाइसेंस इशू किया जाता है। बात की समझ आई? तो लाइसेंस जो होता है सबसे पहले आपके पास जरूरी होता है किसी भी आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस के लिए। ठीक है, आइसोटोप्स को हैंडल करने के लिए। और पाकिस्तान के अंदर ये जो लाइसेंस है इसको जो है वो इशू करता है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, PAEC। ठीक है, पता होगा आपको, इसका थोड़ा बहुत आइडिया है क्या चीज़ है? पता है इसका एटॉमिक एनर्जी कमीशन क्या है पाकिस्तान का? पाकिस्तान के अंदर जितनी भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज होती हैं, यानी आपके जितने भी एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स हैं या फिर आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक हायर कमीशन है। ठीक है, जिसको पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी PAEC है, ये उसका लोगो है। और ये जो आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस में आइसोटोप्स आपके यूज होते हैं उसको हैंडल करने का जो लाइसेंस है वो ये एजेंसी जो है वो आपको इशू करती है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। सबसे पहले तो अगर आपने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है या आइसोटोप यूज करना है तो आपको यहाँ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये लाइसेंस नहीं होगा तो कहीं से आप आइसोटोप खरीदने जाएंगे तो कोई आपको देगा भी नहीं, इस लाइसेंस के साथ आपको देगा। ठीक है, तो ये आपकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी कि आपके पास जो है वो एक लाइसेंस होना चाहिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से। ठीक है, या साथ में आपके पास ग्लव बॉक्स होना चाहिए अपने सैंपल को पकड़ने के लिए, आपके पास शूम हुड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक एफिशिएंट जो है वो वेइंग बैलेंस होना चाहिए अपने सैंपल का वेट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो आप वेइंग बैलेंस यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एनालिटिकल बैलेंस। किसी बच्चे को पता है कि एनालिटिकल बैलेंस और जनरल वेइंग बैलेंस का क्या डिफरेंस है?
आपका जो नॉर्मल वेइंग बैलेंस होता है ना वो अप टू आप कर सकते हैं कि 0.001 ग्राम तक मेजरमेंट आपको दे सकता है। अगर उससे कम आपका सैंपल है तो उसके लिए आपके पास मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो आपका एनालिटिकल बैलेंस होता है ना, ये आपको 0.0005 मिलीग्राम की मेजरमेंट भी दे देता है। इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर आपका जो आइसोटोप है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है तो उसका एक्यूरेट वेट लेने के लिए आपको एक एनालिटिकल बैलेंस यूज करना पड़ता है। तो ये आपके पास एक लाइसेंस रिक्वायर्ड है, इंस्ट्रूमेंटेशन में एक ग्लव बॉक्स रिक्वायर्ड है, फ्यूम हुड, ताकि आप जिस रेडियो एक्टिव सैंपल को यूज कर रहे हैं उसकी रेडिएशन जो है वो आपके एनवायरनमेंट में ना जाए। ठीक है, उसके अलावा ये आपके पास एक एनालिटिकल बैलेंस एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वेट के लिए। उसके अलावा आपको न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए होता है अगर आपने अपना रिक्वायर्ड सैंपल प्रिपेयर करना है। डेफिनेटली आपको न्यूट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, तो न्यूट्रॉन आपका सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। तो वैसे अगर आप देखें तो आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन टू सम एक्सटेंट जो है वो सिंपल है। ठीक है, लाइसेंस है, ग्लव बॉक्स है, फ्यूम हुड है, ये कॉमनली आपकी लैब में वैसे भी होता है। या एनालिटिकल बैलेंस है। अब जो आपकी इस टेक्निक को एक्सपेंसिव बना रहा है वो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर आपको पता है कि एक एक्सपेंसिव यूनिट है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो ये आपका जो पूरी जो आपकी स्कीम है इसको मैंने जनरलाइज कर दिया। ठीक है, पहले हमने उसको, मैंने जो आपको जो बना के दिखाई थी आपकी जो फ्लो शीट डायग्राम थी वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्टील सैंपल के लिए थी। ये अब आपका कोई भी सैंपल है, मैं आपको कोई भी सैंपल दे दूं, ठीक है, उसके लिए आपने ये वाली स्कीम फॉलो करनी है। बस अपने रिक्वायर्ड सैंपल के अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं इसके अंदर आपने ऐड करते जाना। ठीक है, कलेक्शन आप एनालाइज करनी है, फिर आपने उसकी डिसोल्यूशन करनी है। उसके लिए सूटेबल चीज आपने क्या खुद देखनी है, कौन सा एसिड हो सकता है, कौन सा सॉल्वेंट हो सकता है। चॉइस ऑफ आइसोटोप कैसे आपने करनी है, आपने रिक्वायर्ड कंपोनेंट के आइसोटोप्स खुद से चेक करने हैं, कौन सा सूटेबल है, कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे तो न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट है, कोई और मेथड भी हो सकता है उसको प्रिपेयर करने का। ठीक है, फिर आपने उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे उसका वेट करना है, कैसे उसकी आपने रेडियो एक्टिविटी को मेजर करना है, कैसे ऐड करना है, एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सी फिजिकल या केमिकल टेक्निक जो सूटेबल है वो आपने खुद डिसाइड करनी है। ठीक है, उसके अलावा आपने जो है वो मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी करनी है, रिजल्ट कैलकुलेट करनी है, और वेस्ट डिस्पोजल। ये आपकी किसी भी स्कीम जो है वो एनालिसिस के लिए एक जनरल स्कीम है। समझ आ गई? यस मैम। तो Yes. ये आपका जो मेनली आपका जो लेक्चर है, ठीक है, वो यहीं तक था आपका। ठीक है, अब मुझे ये बता दें कि आप लोग जो हैं वो इस किस्म के पेपर की प्रेपरेशन के लिए किस किस्म की प्रैक्टिस आप समझते हैं कि आपके लिए बेहतर है? अच्छा, एक तो मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों ने जो मुझे 1 स्लाइड असाइनमेंट सबमिट की है सब बच्चों ने, उसके अंदर क्योंकि आपने देखा है कि बहुत आपके पास एक वैरायटी है डिफरेंट किस्म के सैंपल्स की, तो एक क्लास हम ऐसी रखें जिसमें हर बच्चा अपनी स्लाइड को प्रेजेंट करे, ताकि आप लोगों के पास जो है वो मल्टीपल नॉलेज आ जाए कि डिफरेंट किस्म के सैंपल्स के लिए पॉसिबल फिजिकल और केमिकल एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स कौन सी हो सकती हैं, आइसोटोप्स कैसे हो सकते हैं, आइसोटोप्स को प्रिपेयर करने के डिफरेंट कौन से मेथड्स पॉसिबल हैं। तो वो मैंने डिसाइड किया नेक्स्ट वीक में सेम क्लास, नेक्स्ट वीक में आप लोग ये जो ट्यूसडे वाली क्लास है उसमें अपनी स्लाइड प्रेजेंट करेंगे। तो एक तो वो आपने प्रिपेयर करनी है, हो जाएगी? ओके मैम मैम। जो स्लाइड पे लिखे हैं वही बताना है कि पूरा जो आर्टिकल हमने पढ़ के किया है उसके उससे रिलेटेड आपको जो बताना है? आपकी जो आपकी स्लाइड है ना, ठीक है, जी मैम। उसको आपने इस तरह से प्रेजेंट करना है कि आज जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ना स्टील एनालिसिस के अंदर, वो सारे क्लैरिफाई हो जाएं। यानी आपका जो सैंपल है ना उससे रेलिवेंट आपने एनालाइट को कलेक्ट कैसे करना है, वो किस फॉर्म में होगा, ठीक है, उसके लिए कौन सा आइसोटोप सुटेबल है, वो नेचुरली अवेलेबल है या नहीं है, आप उसे प्रिपेयर अगर करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, उसको कैसे से ऐड करना है अपने सैंपल के अंदर, कौन सा मॉड यूज करना है आपने न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप कौन सा सेपरेशन के लिए कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी मेजरमेंट करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो उनकी सेंसिटिविटी कितनी है, किस डिटेक्शन लिमिट तक, आपकी डिटेक्शन लिमिट ही आपकी मैम हमारी सेंसिटिविटी। तो एप्लीकेशन थी ना। पब्लिकेशन थी ना, तो उसमें से आपने मल्टीपल सैंपल जो लिए हैं वो तो ज्यादा अथेंटिक रहता है अगर आपने पब्लिकेशन में से लिया है। नो मैम, एप्लीकेशंस कह रही हूँ, हमारी एनए की एप्लीकेशंस थी ना, तो मैम उसमें से तो हमें कुछ भी इतना कुछ खास तो मिला नहीं था आर्टिकल में।
मैम ये तो आपको तब भी बताया था ना कि जो मिले हैं आर्टिकल उसमें भी कुछ इतना खास नहीं था। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि आपने जो उसकी पॉसिबल जो आपके पास फ्लोशीट डायग्राम है वो अपनी स्लाइड में बनानी है, और बहुत सारे बच्चों ने बनाई हुई है, मैंने देखी है। मैम बनाई मैंने भी है, आपने मुझे बोला था कि इसके बगैर आपका वो सही नहीं होगा। बनाई मैंने भी है, लेकिन मैम मैंने वो जो एप्लीकेशंस ली थी मैंने उनको ही जो था ऐड कर दिया था, क्योंकि मेरे वाले आर्टिकल में कुछ है ही आपने नहीं था। बिल्कुल, जैसे देखिए अभी मैंने आपको आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस करवाई है, तो मैंने एक एप्लीकेशन ही उठाई है ना, स्टील सैंपल के अंदर अगर चेक कर रही हूँ या सोडियम हैलाइड के अंदर मैंने एक एप्लीकेशन उठाई है, और उसकी बेस पे आपको बताया कि आपने टेक्निक के साथ कैसे प्रोसीड करना है। तो वो भी आपके पास मेन जो आइडिया है वो आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर आपने एक एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अपने आइडिया को अप्लाई करना है। ठीक है मैम। तो आपको वो जो मैंने असाइनमेंट दी थी उसका पर्पस ही ये था, क्योंकि मुझे पता था कि यही वाला एंड पे फाइनली जो है वो नोटिफिकेशन आना है कि इस किस्म का पेपर ले। तो मैंने आप लोगों से स्लाइड्स बनवाई इसलिए है ताकि सारे बच्चे जब प्रेजेंट करेंगे तो हर बच्चे के पास जो है वो डिफरेंट किस्म के आइडियाज और ऑप्शंस आ जाएंगे कि मैं इस किस्म का सैंपल हो तो मैं इस किस्म की टेक्निक यूज कर सकता हूँ। ओके मैम। ठीक है, तो अब आपकी स्लाइड्स जो है वो जिन बच्चों की मेरे पास आ गई हैं, ठीक है, वो मैंने अरेंज कर ली है रोल नंबर वाइज। ठीक है, तो ओके मैम। आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, वन बाय वन आपकी जो स्लाइड आती जाएगी, ठीक है, एक एक जिस बच्चे की स्लाइड होगी उसके पास अपनी स्लाइड को प्रेजेंट करने के लिए 2.5 मिनट्स होंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक क्लास में जो है वो सफिशिएंट लोग जो है वो नहीं जो है वो डिलीवर कर सकते, तो हम नेक्स्ट वीक की दोनों क्लासेस भी रख सकते हैं, लेकिन उन सब सैंपल के रेलिवेंट आपकी जो सैंपल प्रेपरेशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। जो फर्स्ट 20 रोल नंबर हैं वो एक क्लास में आ जाए और नेक्स्ट 20 जो है वो नेक्स्ट क्लास में आ जाए। ठीक है, लेकिन सब ने सबकी प्रेजेंटेशन अटेंड करनी है, तब आपके पास मल्टीपल आइडियाज आएंगे। ओके मैम। ठीक है, तो उसमें से कोई भी सैंपल, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं देना, मैंने आपको कोई भी सैंपल दे देना है किसके ऊपर आपने ये टेक्निक अप्लाई करनी। ठीक है, अगर आपसे ये पॉसिबल हो कि आप ये बता सकें कि कौन सा न्यूट्रॉन इसके लिए सुटेबल है, क्योंकि आपके आर्टिकल्स के अंदर लिखा होता है कि कौन सा न्यूट्रॉन यूज किया है, थर्मल यूज किया है, फास्ट यूज किया है, स्लो किया हुआ है, वो भी आपने बताना है उसके अंदर। ये भी पॉसिबल है कि जो आपने स्लाइड्स दी हैं उनमें से ही कोई सैंपल आपके पास आ जाए पेपर में। ठीक है, तो वो जो स्लाइड्स हैं वो आपकी प्रेपरेशन के लिए हैं। उसमें 5 मार्क्स जो आपने स्लाइड बनाई है उसके मैं आपको दूंगी, और 5 मार्क्स आपकी प्रेजेंटेशन के होंगे, तब असाइनमेंट के 10 मार्क्स बनेंगे। क्लियर हो गया? प्रिपरेशन हो जाएगी। यस मैम। और आप मुझे यस ये मैम। बता दें, जिन लोगों को एम्बिग्विटी है अपना प्रोजेक्ट बनाने से रेलिवेंट, वो अगर कोई, वैसे तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो शेयर की है, ठीक है, वो मैंने खुद ही जो है वो 6 सेमेस्टर को डिलीवर की थी, वो लोग भी इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो अगर तो आपको जो है उससे समझ आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो मुझे बता दें, मैं आपको कोई सेपरेट से भी जो आपका पॉइंट मिसिंग है वो बता देती हूँ। सेंसिटिविटी आप, मैंने आपको कहा है कि उसके अंदर मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया है कि आपको की पॉइंट ले लें। ठीक है, जैसे आप न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं ना, आप उसका कोई की पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, की पॉइंट आप सिलेक्ट करने हैं, आपने आर्टिकल्स अभी काफी सारे पढ़े हैं, उसमें आप नोट कर सकते हैं कि कौन सी चीज जो है वो कॉमनली डिस्कस की गई है। क्या डिटेक्शन लिमिट डिस्कस की गई है कॉमनली? ठीक है, या फिर आप चेक कर सकते हैं कि कॉमनली उसके अंदर न्यूट्रॉन फ्लक्स की रेंज यूज की गई है, कौन सी रेंज यूज की गई है, ऑलमोस्ट हर आर्टिकल के अंदर बताया हुआ होता है। ठीक है, या फिर जो है वो किस किस्म का सैंपल यूज किया गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक कीवर्ड सेलेक्ट कर लें। आप क्या करेंगे, आपने जितने भी आर्टिकल्स जो है आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर से आप डिटेक्शन लिमिट ले लें। आप बताएं कि अगर हम ये वाली सिचुएशन यूज करें तो हमारे पास ये डिटेक्शन लिमिट आएगी। मेटल भी बेशक सेलेक्ट कर लें, एक सेलेक्ट कर लें, दो सेलेक्ट कर लें, तीन सेलेक्ट कर लें, जिनकी आप डिटेक्शन करेंगे। सपोज आपने मरकरी सेलेक्ट कर ली, ठीक है, आप अपने आर्टिकल का जो है वो एक टॉपिक सेलेक्ट कर लें जिसमें आप बताएं कि डिटेक्शन लिमिट ऑफ
मरकरी इन, सपोज आप जो है वो किसी जो है वो प्लांट स्टडी कर रहे हैं या कोई एनिमल स्टडी कर रहे हैं, इन फीदर्स आप कोई भी बर्ड ले लें, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स बर्ड। आप देखेंगे आपको ना काफी सारे ये मरकरी एनालिसिस पे ना आपको काफी सारे प्लांट्स मिलेंगे, ये बर्ड्स मिलेंगे जिनके अंदर मरकरी एनालिसिस की गई है, ठीक है। आप कोई बर्ड सिलेक्ट कर लें जिसके अंदर जो है वो जिसके अंदर जो है वो मरकरी की एनालिसिस की गई है, ठीक है। आप कोई सॉइल सैंपल सेलेक्ट कर लें, आप किसी पर्टिकुलर नेचर का सैंपल सेलेक्ट कर लें जिसके अंदर जो है वो मरकरी को स्टडी किया गया, या मरकरी आपने ली है तो उसको बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल सब सैंपल्स के अंदर जो है वो चेक कर लें कि कितने न्यूट्रॉन फ्लक्स के साथ जो है वो कितनी डिटेक्शन लिमिट आई है, ठीक है। आप बता सकते हैं कि फ्लां सैंपल में इतने न्यूट्रॉन फ्लक्स के साथ आपके पास जो है वो इतनी क्वांटिटी आई थी, ठीक है। लेकिन एक और बंदे ने जो है वो इतना न्यूट्रॉन फ्लक्स यूज करते हुए उसकी इतनी क्वांटिटी को मेजर किया, यानी उससे भी ज्यादा एफिशिएंट क्वांटिटी को मेजर किया, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप कोशिश करें कि ऑलमोस्ट 10 आर्टिकल्स जो है वो आपके रिव्यू में आ जाए, 10 आर्टिकल्स तक। वैसे तो आपका आर्टिकल जो है वो जितना अच्छा उसमें क्या होता है कि जितने ज्यादा आप पेपर्स लेते हैं उतना ज्यादा अच्छा कंसीडर होता है, लेकिन आप लोगों के पास क्योंकि थोड़ा सा बर्डन है, ठीक है, इसलिए आप क्या करेंगे, आप 10 आर्टिकल्स ले लें एक स्टूडेंट, हो जाएगा। मैम आप कह रही हैं कि हम कोई टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं या हम कोई ईयर्स की रेंज में भी सिलेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, आप ये चेक कर लें कि मरकरी एनालिसिस जो की गई है डिफरेंट सैंपल्स के अंदर, आप 2015 से 20 तक ले लें, 2016 से 2021 तक ले लें, ठीक है, या फिर आप 2010 से 20 तक ले लें, ठीक है। आप एक रेंज सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो मरकरी एनालिसिस जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के थ्रू की गई है, मैं उसका रिव्यू लिख रही हूँ, ठीक है मैम। ठीक है। उसके लिए आपने मेन जो अपना डाटा है उसको आपने वर्ड पे अरेंज करना है, ठीक है। वर्ड पे डाटा कैसे अरेंज कर सकते हैं, मैंने आप वीडियो देखी है किसी बच्चे ने, जो मैंने सेंड की थी ग्रुप में, यस मैम देखिए। यस मैम देखी थी। ठीक है। उस वीडियो के अकॉर्डिंग जो है वो आप क्या करें, अगर आपने डिफरेंट आर्टिकल सेलेक्ट किए हैं, आपको डिटेक्शन लिमिट मिल रही है, तो आप टाइटल खुद आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप लिखें डिटेक्शन लिमिट ऑफ मर्करी इन फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल सैंपल्स, ठीक है। और साथ में आप ऐड कर सकते हैं कि आर रिव्यू, ठीक है। आप टाइटल में ये भी ऐड कर सकते हैं आर रिव्यू, ठीक है। उसके बाद अपना टाइटल लिखें यहाँ पे साथ, ठीक है, डिटेक्शन लिमिट्स ऑफ मरकरी, ठीक है, इन बायोलॉजिकल सैंपल कर लें या बायोलॉजिकल और फिजिकल दोनों कर लें। आप ये देख लें कि आपको डाटा किस नेचर का मिल रहा है, अगर सिर्फ बायोलॉजिकल का मिल रहा है बायोलॉजिकल कर लें, अगर फिजिकल मिल रहा है तो फिजिकल कर लें, दोनों मिल रहे हैं तो फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों कर लें। यूजिंग न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, इससे एक फायदा आपको ये भी होगा कि आपके पास जो है वो इतनी प्रैक्टिस आपके पास हो जाएगी आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद कि आप अपनी सैंपल प्रिपरेशन की स्कीम्स डिजाइन कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने बाकी डिटेल्स उसके अंदर मैंने नोट करवाई हैं। उसके अलावा मरकरी की जगह पे कोई भी मेटल हो सकती है, ये मैंने फॉर एग्जांपल आपको लिख के दिखाई है जिसका भी डाटा आपको मिल रहा है। बायोलॉजिकल सैंपल के की जगह पे किसी भी नेचर का आपके पास सैंपल हो सकता है, हो जाएगा। यस मैम। और इसमें मैंने आपको कहा था कि 5-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लें बीएस वाले बच्चे, और 3-3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लें एमएससी वाले बच्चे, ठीक है। तो आप लोगों ने ग्रुप बना लेना है और सीआरजीआर जो है वो मुझे ग्रुप की लिस्ट भेज दें कि जो है ग्रुप ए, ग्रुप बी या ग्रुप 1, ग्रुप 2 करके उसमें जो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट मुझे भेज दें, तो मुझे पता लग जाएगा कि किस ग्रुप में कौन कौन सा बच्चा है।
हो जाएगा? ओके मैम। ठीक है। और अगर 5 बच्चे मिलके 10 आर्टिकल्स पे काम कर लें तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ठीक है, हर एक के हिस्से में 2-2 आर्टिकल आ रहे हैं। तो CRGR जो है वो अब यहाँ पे मैं क्लास एंड कर रही हूँ। CRGR आप लोग काइंडली जो है वो ग्रुप्स की डिटेल्स भी मुझे भेज दीजिएगा और अब ये अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भी ले लें, फिर मैं क्लास एंड करूँगी। ओके मैम। स्क्रीनशॉट लेके मुझे बता दें, फिर मैं क्लास एंड करूँगी। ले लिए मैम ले लिए। स्क्रीनशॉट? यस ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। मुस्तफ़ा क्लास के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। ओके मैम। अल्लाह हाफिज।